India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। साथ ही कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में ट्रांसफर की अनुमति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को ईडी ने दी है चुनौती। हज आयोजकों के रजिस्ट्रेशन रद्द केस में सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट 7 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा, हज यात्रियों को मुकदमेबाजी के किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव के बिना हज पर जाने दें। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 20 जुलाई को अदालत करेगा सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दी डिफॉल्टर वादियों से वसूले गई राशि से पेड़ लगाने के आदेश। 80 लाख की राशि से पीडब्ल्यूडी सड़कों के किनारे पेड़ लगाएगा। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर 21 जून को सुनवाई करेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने 15 जून को बालाजी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके परिवार के अनुरोध पर इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई थी। इसका ईडी ने विरोध किया है। बालाजी को ईडी ने कैश फॉर जॉब स्कैम में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के गिरफ्तार बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की अनुमति देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर 21 जून को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। बालाजी को ईडी ने 13 जून को कैश फॉर जॉब स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर 2011 से 2016 के बीच AIADM के शासन के तहत परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। उसके बाद उसके परिवार ने उसकी गिरफ्तारी के तरीके को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और इलाज के लिए उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल कावेरी में ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरेश की अवकाश खंडपीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले का उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके अलावा बालाजी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना अनुचित है, क्योंकि CBI बनाम अनुपम J कुलकर्णी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जांच एजेंसी को गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिनों के बाद कस्टडी नहीं मिलेगी। ये देखते हुए कि हाई कोर्ट ने अभी तक इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया है, खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की और कहा कि पहले हाई कोर्ट को मामले में आदेश पारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। खंडपीठ ने तब मामले को 21 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। वहीं मद्रास हाई कोर्ट 22 जून को मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ बालाजी के परिवार द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। इस मामले को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 22 जून 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने 15 जून को बालाजी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके परिवार के अनुरोध पर इलाज के लिए उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल कावेरी में ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी।
बालाजी को उनके आधिकारिक आवास, राज्य सचिवालय स्थित उनके आधिकारिक कक्ष और उनके भाई के आवास पर 18 घंटे की व्यापक तलाशी और पूछताछ के बाद 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के बाद बुधवार तड़के ईडी ने बालाजी को गिरफ्तार कर लिया। ये तलाशी कैश फॉर जॉब स्कैम के सिलसिले में की गई थी, जो कथित तौर पर 2011 से 2016 के बीच AIATM के शासन के तहत परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में घोटाले की नई सिरे से जांच के आदेश दिए थे, जिसमें कहा गया कि इसमें अनियमितताएं हैं। हाईकोर्ट ने उस समय मंत्री द्वारा डिस्चार्ज याचिका को भी ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है और ये मामला समाज को प्रभावित करता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने के हाई कोर्ट का एक और निर्देश भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करके जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हज ग्रुप आयोजकों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर लगी जो रोक है उसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला 7 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए पहले आ रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हज यात्रियों को मुकदमेबाजी के किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव के बिना हज पर जाने दें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कुछ प्राइवेट हज ग्रुप आयोजकों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने पर लगी रोक के खिलाफ अपील की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष यह मामला उठा। संघ की ओर से उपस्थित ASG संजय जैन ने तर्क दिया कि अगर निजी हज ऑपरेटरों, जिन्हें उन्होंने अपराधी बताया गया है, उन्हें हज यात्राओं पर ले जाने की अनुमति दी गई तो हज यात्री पीड़ित होंगे। हालांकि पीठ ने कहा कि मामला 7 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष पहले से ही आ रहा है और इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि संघ को चल रहे मुकदमेबाजी के किसी मनोवैज्ञानिक दबाव के बिना हज यात्रियों को हज पर जाने देना चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जैन ने कहा, केंद्र सरकार हज यात्रियों पर किसी भी तरह से नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहती है। इसके अलावा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि हज यात्रियों को अपनी जेब से कुछ अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़े। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, इन सभी विवादों को हाई कोर्ट द्वारा निपटाया जाएगा। हज यात्रियों को चल रहे मुकदमेबाजी के किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव के बिना हज पर जाने दें। आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप कोई कार्रवाई न करें जब तक कि वो वापस न आ जाएं। वो लंबे समय तक सऊदी अरब में नहीं रहेंगे। 25 मई को केंद्र सरकार द्वारा हज 2023 के लिए हज कोटा के आवंटन की समेकित सूची में प्रकाशित उनके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों और कोटा के निलंबन को चुनौती देने वाले विभिन्न निजी हज ग्रुप आयोजकों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दलीलें पेश की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने हज ग्रुप के आयोजकों के खिलाफ समेकित सूची में की गई टिप्पणियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए रोक लगा दी कि हज यात्रियों को उनकी हज यात्रा पूरी करने से रोका नहीं जा सकता। अदालत का प्रथम दृष्टया मत था कि हालांकि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने और हज ग्रुप के आयोजकों को आवंटित कोटा जारी करने पर प्रतिबंध और शर्त लगाई जा सकती है, लेकिन इसे उन हज यात्रियों के खिलाफ नहीं ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने हज यात्रा करने के लिए ऐसे आयोजकों के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराया। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने कहा कि एक विकल्प को लागू किया जाना चाहिए ताकि हज यात्रा करने की इच्छा रखने वाले नेक इरादों वाले नागरिकों के लिए कानून बाधा न बने। ब्यूरो रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पंचायत चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में हिंसा की कई खबरें आ रही हैं और इसी बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जिस पर 20 जून को सुनवाई होगी। राज्य चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस हिंसा को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। दोनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में लगातार जारी हिंसा के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए और इसके खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। वहीं राज्य चुनाव आयोग भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश जारी होने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इसका विरोध किया। टीएमसी नेताओं ने कहा कि केंद्रीय बलों के जरिए हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी, जिसे हम झेलने के लिए तैयार हैं। वहीं बीजेपी हिंसा को लेकर ममता सरकार को लगातार घेर रही है। ममता सरकार पर आरोप है कि वो विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि इस हिंसा में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई हाथ नहीं है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और जिसके बाद 11 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। और इस बार ममता की पार्टी टीएमसी के खिलाफ बीजेपी समेत तमाम क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन किया है। बीजेपी का दावा है कि इस बार पंचायत चुनाव में उन्हें बड़ी जीत मिल रही है। वहीं ममता ने भी पूरा जोर लगाया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के पूर्व सलाहकार बद्री श्रेष्ठ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है और जिस पर प्रोजेक्ट को लागू करने में भारी भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष श्रेष्ठा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और जिसे 15 दिसंबर 2022 को विस्तृत निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसमें इसे चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज करते हुए टिप्पणी की। कुछ सुनवाई के बाद सीनियर वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता खुद को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करेगा और जमानत के लिए आवेदन करेगा। उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश में टिप्पणियों को आवेदन के विचार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ के समक्ष जैसे ही ये मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए आया, जस्टिस कोहली ने शुरुआत में ही श्रेष्ठा की ओर से पेश सीनियर वकील को चेतावनी दी। जुर्माने के लिए तैयार रहें, ये प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसे ध्यान में रखें और फिर बहस करें। हाईकोर्ट इतना उदार था कि उसने जुर्माना नहीं लगाया, हम इतने उदार नहीं हैं। सीनियर वकील ने कहा कि वो याचिका वापस ले लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का पालन करेंगे। खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया। याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने निर्देश पर कहा कि याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका वापस लेने और 7 फरवरी 2023 के फैसले का पालन करने के लिए कदम उठाने की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना और रिट याचिकाओं सहित विभिन्न मामलों में दोषी पक्षों पर लगाए गए जुर्माने के रूप में अदालत में जमा किए गए 80 लाख रुपए से अधिक का उपयोग करने के लिए कम से कम 10,000 पेड़ लगाने का आदेश जारी किया। जस्टिस नजमी वजीरी ने कहा कि इन पैसों का उपयोग बड़े सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना चाहिए। पेड़ जब तक वो जीवित हैं लगातार और चुपचाप शहर को कई लाभ प्रदान करेंगे, हालांकि बशर्ते कि लोग और भू स्वामित्व वाली एजेंसियां उनके विकास में हस्तक्षेप या बाधा न डालें। अदालत ने पहले निर्देश दिया कि यूको बैंक दिल्ली हाईकोर्ट ब्रांच नई दिल्ली में बनाए गए उपवन संरक्षक जीएनसीटीडी के बैंक अकाउंट में 70 लाख रुपए से अधिक ट्रांसफर किए जाएं। अदालत ने कहा कि स्थानीय पुलिस वृक्षारोपण अभ्यास में डीसीएफ के साथ साथ न्यायालय आयुक्तों की सहायता करेगी। अदालत ने सुझाव दिया कि पीडब्ल्यूडी एमसीडी सड़कों के किनारे जामुन, अमलतास, कदम्ब सहित विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाने पर विचार किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि वृक्षारोपण के लिए
साइटों अधिमानतः सार्वजनिक सड़कों की पहचान अदालत के आयुक्तों द्वारा की जाएगी और डीसीएफ भी इस संबंध में सहायता करेंगे। जस्टिस वजीरी ने कहा कि प्रत्येक पेड़ की न्यूनतम 3 साल की नर्सरी आयु और न्यूनतम ट्रंक ऊंचाई 10 फीट होगी और 70 लाख रुपए से कम 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे। अदालत ने मामले को 7 जुलाई को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि फोटोग्राफ के साथ स्टेटस रिपोर्ट हर 6 महीने में वृक्ष अधिकारी डीसीएफ द्वारा दायर की जानी चाहिए। डिफॉल्ट के मामले को निर्देशों के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। हालांकि पहले के अवलोकन के लिए स्टेटस रिपोर्ट 7 जुलाई को सूचीबद्ध की जानी चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने सांसद और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन को 2021 के एक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए ने पुलिस अधिकारियों के वकील को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि 21 जून को मामले की अगली सुनवाई तक सुधाकरन के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। अदालत सुधाकरन द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही थी। अपनी याचिका में सुधाकरन ने तर्क दिया कि 2018 में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर 2021 में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था। उनके खिलाफ कथित अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, 471 जालसाजी होने का विश्वास करते हुए दस्तावेज को वास्तविक रूप में धोखाधड़ी से उपयोग करना और 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना के तहत केस दर्ज है। मामला दर्ज करने के 19 महीने बाद उन्हें हाल ही में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत एक नोटिस जारी किया गया था और अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए कहा गया था कि वो अपराध में कथित रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा, दलील में दावा किया गया कि सुधाकरन को आशंका है कि लगभग 2 साल बाद उन्हें नोटिस जारी करना उन्हें विवाद में घसीटने और उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की एक चाल है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि हिरासत में पूछताछ अनावश्यक थी क्योंकि आरोप में कोई दम नहीं है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक तत्व नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे और न्याय से नहीं भागेंगे। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक स्कूलों में पढ़ा रहे टीचर्स के तबादले के लिए 2 जून 2023 को जारी शासनादेश को सही ठहराते हुए टीचर्स की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि टीचर अधिकार स्वरूप तबादलों की मांग नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा टीचरों के तबादलों को लेकर बनाई गई नीति में उचित निर्णय लिया गया है और इस नीति में कोई त्रुटि अथवा कमी नहीं है। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याची कुलभूषण मिश्रा और अन्य की याचिका पर पारित किया है। याचिका दाखिल कर 2 जून 2023 को जारी शासनादेश को चुनौती देने के साथ साथ 6 जून 2023 को जारी सर्कुलर को भी चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की कोर्ट से मांग की गई थी। याची टीचरों का कहना था कि ट्रांसफर पॉलिसी में 5 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता को रद्द किया जाए तथा उनका तबादला यूपी बेसिक शिक्षा टीचर सेवा नियमावली 1981 के नियम 21 के अनुरूप बनाए गए प्रावधानों के तहत किया जाए। बेसिक एजुकेशन बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता अर्चना सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एसके नौशाद रहमान केस में दिए गए फैसलों के अनुसार कोई भी टीचर तबादले की मांग अधिकार स्वरूप नहीं कर सकता। कहा गया कि टीचरों के लिए जारी 2 जून 2023 की तबादला पॉलिसी में कोई गड़बड़ी अथवा खामी नहीं है। बोर्ड की तरफ से कोर्ट को यह आश्वासन दिया गया कि अंतर जनपदीय तबादलों के लिए शीघ्र ही ऑनलाइन अर्जी स्वीकार की जाएगी और सहायक अध्यापकों के दावों पर विचार किया जाएगा। बोर्ड के आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल टीचरों के आपसी तबादलों के लिए जल्द से जल्द 6 सप्ताह में शुरू करें तथा उपयुक्त पाए गए टीचरों के अर्जियों पर कानून के मुताबिक विचार किया जाए। टीचर्स के याचिका दाखिल कर उक्त शासनादेश के उस प्रावधान को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की थी जिसमें ये शर्त है कि सामान्य स्थिति में पुरुष टीचरों के लिए 5 वर्ष अथवा महिला टीचरों के लिए 2 वर्ष सेवा के बाद तबादला अर्जी पर विचार होगा।
जब आप बाजार में जाते हैं और खरीदारी में ठगे जाते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि कैसे कार्रवाई करें। आज हम आपको उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में बताएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है और जिसे देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2019 में पारित किया था। यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से ही प्रभावी हो गया है और उसके तहत उपभोक्ता के अधिकारों को बल मिला है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर उपभोक्ता हक के बारे में जानकारी देंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। अगर आपको भी लगता है कि आपके सामान चोरी हो जाने पर रेलवे आपको आपके पैसे रीइंबर्स करेगा, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। स्टेशन सुपरिटेंडेंट वर्सेस सुरेंद्र भोला। सुरेंद्र कुमार अपनी वेस्ट बेल्ट में 1 लाख रुपए रखकर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और उनकी यात्रा के दौरान उनके पैसे चोरी हो गए। पैसेंजर ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अपने पैसे रेलवे से क्लेम किए क्योंकि उनके मुताबिक पैसे रेलवे की डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की वजह से चोरी हुए। ये क्लेम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने अलाउ किया। स्टेट कंज्यूमर कमीशन और एनसीडीआरसी ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के इस फैसले को अपहेल्ड किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर फोरम के इस फैसले को सेट असाइड किया और ये हेल्ड किया कि पैसेंजर के पर्सनल सामान की चोरी हो जाना रेलवे की डेफिशिएंसी और सर्विस नहीं है और रेलवे इस चीज के लिए लायबल नहीं हो सकता। चलिए कोच राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.